नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लोकसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक गीत पर विशेष चर्चा शुरू की। उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि बापू ने 2 दिसंबर 1905 को दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित पत्रिका इंडियन ओपिनियन में लिखा था कि बंकिम चंद्र द्वारा रचा गया वंदे मातरम पूरे बंगाल में बेहद लोकप्रिय है। गांधी जी ने इसे उस समय हमारा नेशनल एंथम जैसा बताया था और कहा था कि इसकी भावनाएं महान हैं तथा यह भारत को मां के रूप में देखते हुए देशभक्ति जगाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया कि जब 1905 में गांधी जी को यह गीत राष्ट्रीय गान जैसा लगता था तो फिर आगे चलकर इसके साथ अन्याय और विवाद क्यों हुआ। उन्होंने पूछा कि वह कौन सी ताकतें थी जिन्होंने बापू की भावनाओं से भी ऊपर होकर वंदे मातरम जैसे प्रेरक गीत को विवादों में घसीट दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 150 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर इन ऐतिहासिक परिस्थितियों से नई पीढ़ी को अवगत कराना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई विशेष चर्चा के दौरान कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर सीधा हमला बोला। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत को टुकड़ों में बांट दिया और नेहरू ने कहा था कि वंदे मातरम मुसलमानों को भड़का सकता है। उन्होंने बताया कि 1937 में जिन्ना की मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ अभियान चलाया था और विरोध करने के बजाय कांग्रेस ने इस गीत की जांच शुरू कर दी। मोदी ने कहा कि नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखी चिट्ठी में भी वंदे मातरम को लेकर आपत्ति जताई थी। पीएम ने आगे कांग्रेस की इमरजेंसी पर भी निशाना साधा और कहा कि जब वंदे मातरम के 100 साल पूरे हुए तब देश का संविधान दम घुटने की हालत में था और देशभक्त जेलों में बंद थे। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150 साल पूरे होना हमारे इतिहास और गर्व को फिर से याद करने का बड़ा अवसर है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद की बात तो करती है लेकिन आजादी के आंदोलन में उसके राजनीतिक पूर्वज कहीं दिखाई नहीं देते थे, जबकि कांग्रेस नेताओं ने जेल जाकर और जीवन देकर बलिदान दिए। गौरव गोगोई ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगाल की सांस्कृतिक विरासत को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के असली योगदान को समझने में असफल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल को सिर्फ ध्रुवीकरण के नजरिए से देखती है और हर मुद्दे को बांग्लादेशी से जोड़ देती है। गोगोई ने पीएम मोदी पर वंदे मातरम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इस राष्ट्रीय गीत की मूल भावना को सम्मान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने वोट चोरी के आरोप, दिल्ली ब्लास्ट और रुपए में गिरावट जैसे मुद्दों पर चर्चा न होने पर भी सरकार को घेरा, जिस पर भाजपा सांसदों और अध्यक्षता कर रहे जगदम्बिका पाल ने उन्हें विषय पर रहने की सलाह दी। लोकसभा में समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि वंदे मातरम नकली राष्ट्रवादियों के लिए नहीं है। वंदे मातरम एकता का एक प्रमुख कारक था और इसके प्रसार ने अंग्रेजों को हिलाकर रख दिया। अंततः उन्हें इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा उन स्वतंत्रता सेनानियों को अपने पक्ष में करने और उन्हें हड़पने की कोशिश कर रही है जिनका पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी के दावे को खारिज किया कि जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को लिखे 1937 के लेटर में कहा था कि वंदे मातरम की शुरुआत मुसलमानों को भड़का सकती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने लोकसभा भाषण में लेटर के सिर्फ चुनिंदा हिस्सों का हवाला दिया और बाकी हिस्सों को नजरअंदाज कर दिया। प्रियंका गांधी ने बताया कि नेहरू ने वंदे मातरम को लेकर जो लिखा वह केवल तथाकथित सांप्रदायिक लोगों के नजरिए पर आधारित है और पूरा लेटर अलग मायने रखता है। दरअसल पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि नेहरू ने नेताजी बोस को लिखा कि वंदे मातरम का बैकग्राउंड मोहम्मद अली जिन्ना की भावनाओं के आधार पर मुसलमानों को नाराज कर सकता है। प्रियंका गांधी ने यह भी बताया कि असेंबली में सिर्फ 2 लाइन अपनाई गई जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और संघ लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी मौजूद थे। उन्होंने तब ऐतराज क्यों नहीं किया। प्रियंका ने जवाहरलाल नेहरू के राज पर लगातार सवाल उठाने के लिए सरकार पर भी हमला बोला। उन्होंने सरकार से कहा कि वह नेहरू की गलतियों की एक लिस्ट बनाए और पार्लियामेंट में उस पर डिटेल में बहस करने का समय तय करे। प्रियंका गांधी ने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम के पूरे संदर्भ को सांप्रदायिक एजेंडे के तहत प्रस्तुत करना गलत है और इसे विकृत रूप में पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।
लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई विशेष चर्चा पर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संसद में 200 साल पुराने वंदे मातरम पर बहस चल रही है, जबकि दूसरी तरफ इंडिगो उड़ान के यात्री फंसे हुए हैं और उन्हें जवाब नहीं मिल रहे। महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता की असली परेशानियों से जुड़े संकटों का सामना करने की बजाय केवल प्रतीकात्मक मुद्दों में उलझी हुई है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा राजनीतिक दिखावा ना तो रोजगार पैदा कर सकता है, न महंगाई कम करेगा और न ही उन वास्तविक समस्याओं का समाधान देगा जिनसे करोड़ों भारतीय जूझ रहे हैं। लखनऊ की झुग्गी बस्तियों में इन दिनों भय और अफरा तफरी का माहौल है। उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच 50 से अधिक असमिया मजदूर परिवार बेघर होने की कगार पर हैं। मेयर सुषमा खरकवाल के नेतृत्व में नगर निगम टीमें पिछले 4 दिनों से झुग्गियों में जाकर लोगों के कागज चेक कर रही हैं। कई मजदूरों का कहना है कि बिना दस्तावेज देखे उनका ठेला छीन लिया गया और 15 दिनों में झुग्गी खाली करने का नोटिस दे दिया गया। कपाड़ पीनकर गुजारा करने वाले इन परिवारों की रोजी रोटी ठप हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है कि वे किसी को भी नौकरी देने से पहले उसकी पहचान जरूर सत्यापित करें। सरकार का कहना है कि यह कदम अवैध घुसपैठ रोकने और सुरक्षा बनाए रखने के लिए है, लेकिन स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक यह कार्रवाई बगैर प्रशिक्षण और सिर्फ शक के आधार पर हो रही है, जिससे कानूनी भारतीय प्रवासी मजदूर भी निशाने पर आ रहे हैं। कांग्रेस ने इस अभियान को धमकी की राजनीति बताया और मेयर की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में बढ़ती दहशत के बीच कई परिवार अपनी झोपड़ियां खाली करने की तैयारी करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के सदस्य रामधेर मच्छी ने अपने 11 साथियों के साथ बरकट्टा थाने में सरेंडर कर दिया है। रामधेर एमएमसी यानी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के मुखिया थे। सरेंडर के दौरान माओवादियों ने AK-47, इंसास, SLR और कार्बाइन सहित कई हथियार पुलिस को सौंपे। इससे पहले रविवार को एमएमसी जोन के 10 माओवादी मध्य प्रदेश के बालाघाट में मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यक्रम में सरेंडर हुए थे, जिनमें जोन के सचिव कबीर सोढ़ी भी शामिल थे। पिछले पखवाड़े एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत ने भी अपने 10 साथियों के साथ महाराष्ट्र के गोंदिया में हथियार डाल दिए थे। लगातार सरेंडर के बाद माना जा रहा है कि एमएमसी जोन लगभग खत्म हो चुका है। यह जोन 2016 में फिर से एक्टिव हुआ था और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के जंगलों में माओवादियों की गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। लोकसभा में वंदे मातरम पर हो रही चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का एक दिलचस्प अंदाज देखने को मिला। जब एनडीए सांसदों ने उनके भाषण में दखल देने की कोशिश की तो उन्होंने अपने साथ बैठे समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर उन्हें खड़ा किया और कहा कि इनको देख लीजिए, अब बैठ जाइए। अखिलेश का इशारा इस ओर था कि यही वह नेता हैं जिन्होंने फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी को हराया, जो अयोध्या क्षेत्र से जुड़ी है और लंबे समय से बीजेपी की हिंदुत्व राजनीति का मुख्य केंद्र मानी जाती है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी जीत ने दिखा दिया कि कम्युनल पॉलिटिक्स अब काम नहीं करेगी। फैजाबाद का नाम भले ही सरकार ने बदलकर अयोध्या कर दिया हो, लेकिन लोकसभा सीट का नाम अभी भी फैजाबाद है। यह वही क्षेत्र है जहां सुप्रीम कोर्ट के 2019 के फैसले के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से अधिकतर सीटें इंडिया ब्लॉक यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जीती, जिससे बीजेपी को अकेले बहुमत नहीं मिला। अखिलेश इन दिनों अवधेश प्रसाद को पार्टी की प्रमुख दलित पीडीए रणनीति के चेहरे के रूप में आगे ला रहे हैं, जिसे राजनीतिक जानकार बीजेपी के हिंदुत्व नैरेटिव को चुनौती देने की कोशिश मान रहे हैं। लोकसभा में सोमवार को विपक्ष ने सरकार से पूछा कि इंडिगो फ्लाइट में लगातार रुकावट और देश भर के एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती परेशानी पर वह क्या कदम उठा रही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है, लोग जरूरी काम, इलाज और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए यात्रा नहीं कर पा रहे और टिकटों की कीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं। विपक्ष ने कहा कि सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यह संकट बीजेपी सरकार की एविएशन सेक्टर में दबदबा बनाने की कोशिश का नतीजा है। वहीं राज्यसभा में नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि समस्या इंडिगो की अंदरूनी क्रू रोस्टरिंग और ऑपरेशनल प्लानिंग से जुड़ी है, न कि किसी तकनीकी मेंटेनेंस सिस्टम से। उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए सख्त नियम लागू हैं और कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मंत्री ने यह भी बताया कि उड़ानों में देरी और कैंसिलेशन के मामलों में
में यात्रियों को पहले ही 569 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है और किराए पर कैप लगाई गई है। इस बीच दिल्ली और बेंगलुरु से सोमवार को इंडिगो की 250 से अधिक फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जिससे यात्रियों की परेशानियां और बढ़ गईं। इंडिगो एयरलाइंस का संकट 7वें दिन भी जारी रहा और एयरलाइन ने नवंबर में 1200 से अधिक और दिसंबर में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी, जिससे यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इंडिगो के अनुसार यह स्थिति नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी FTTL नियमों के लागू होने के कारण हुई, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि एयरलाइन ने समय रहते तैयारी क्यों नहीं की। विपक्ष का आरोप है कि इंडिगो ने TGCA नियमों में छूट पाने के लिए अक्टूबर तक लॉबिंग की और तैयारी में देरी की। इसी बीच चुनावी बॉन्ड विवाद भी सामने आया है। इंटरग्लोब ग्रुप और उसके प्रमोटरों ने 36 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे थे, जिसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इंडिगो को नियामकीय ढील दी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा कमजोर कर दो बड़ी कंपनियों को वर्चस्व बनने दिया। अब 4 सदस्यीय सरकारी समिति जांच कर रही है कि इंडिगो ने FTTL की तैयारी रिपोर्ट क्यों नहीं दी और क्या सॉफ्टवेयर अपडेट में देरी भी वजह थी। यह संकट न सिर्फ एयरलाइन प्रबंधन बल्कि सरकार और नियामक एजेंसियों पर भी गंभीर सवाल उठाता है, जबकि यात्री लगातार रद्द उड़ानों से परेशान हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो द्वारा सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने से परेशान यात्रियों की मदद और रिफंड दिलाने की मांग वाली याचिका पर 10 दिसंबर को सुनवाई तय की है। यह मामला चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव क्वेडेला की बेंच के सामने तत्काल सुनवाई के लिए रखा गया था। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एयरपोर्ट पर हालात अमानवीय है और यात्रियों को रिफंड लेने में भी मुश्किल हो रही है। कोर्ट ने बताया कि सरकार पहले ही कुछ आदेश दे चुकी है, लेकिन फिर भी मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। गौरतलब है कि इंडिगो 2 दिसंबर से पायलटों की ड्यूटी और रेगुलेशन में बदलाव के हवाला देते हुए लगातार उड़ानें रद्द कर रही है, जिसके कारण यात्रियों की ओर से उसे कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।